चलिए बेटा, तो अब हम लोग भाई हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। और क्लास की शुरुआत जो है वो हम लोग किससे कर रहे हैं बेटा, मानव रोग से कर रहे हैं ना। तो मानव रोगों में आप लोगों को मैंने भाई कल एक चीज़ बताई थी, कल मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, कौन सी, ह्यूमन डिसीज़ के बारे में बताया था, मानव रोगों के बारे में बताया था, ह्यूमन डिसीज़ के बारे में बताया था कि बेटा जो मानव रोग होते हैं ये क्या होते हैं। तो बेटा मानव रोग जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, है ना। एक कौन से होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो हम माता पिता से ले लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो मार्केट जाके ले लेते हैं। यानी कि एक ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो जेनेटिक होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, है ना। एक होते हैं जेनेटिक डिसीज और एक होती है एक्वायर्ड डिसीज। जेनेटिक का मतलब होता है ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग जिसका इस दुनिया में कहीं पर भी इलाज संभव नहीं है, और यदि है तो ना के बराबर है। और एक्वायर्ड डिसीज यानी कि अर्जित रोग, ऐसे रोग होते हैं जो हम बाहर से क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं। और ये भी आप लोग देखोगे तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं संक्रमित रोग और एक होते हैं असंक्रमित रोग। एक को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो आप लोगों की ये दो डिसीज है, एक संक्रमित रोग है और दूसरा है आप लोगों का कौन सा, तो दूसरा आप लोगों का नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि असंक्रमित रोग। तो ये भी मैंने बताया था आप लोगों को दोनों क्या होते हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या होगा, सुना होगा, कौन कौन से नाम सुने हैं। तो आप लोगों ने जीवाणुओं का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आप लोगों ने विषाणु का नाम सुना होगा, आप लोगों ने भाई वायरस का नाम सुना होगा, या फिर आप लोगों ने फंगाई का या फिर प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा। तो ये जो बेटा आप लोगों के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर आप लोगों का वायरस है ना। तो इनसे जो रोग होते हैं बेटा, उन रोगों को क्या बोलते हैं, संक्रमित रोग। संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग होते हैं ये संक्रमित रोग होते हैं। और जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, हार्मोन्स इधर के उधर जाते हैं, हार्मोन चेंज होने लगते हैं, तो उसके कारण जो डिसीज होती है उसको भाई हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। जेनेटिक डिसीज, इसको तो पता है आप लोगों को, अनुवांशिकी रोग बोलते हैं। और अनुवांशिकी रोग ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलते रहते हैं। यदि मदर को है तो अपने अंदर आएगा, फादर के अंदर है तो अपने अंदर आएगा, अपने से फिर बेटे में, बेटे से बेटा, बेटे से बेटी, बेटे से बेटा, बेटा से बेटी, चलते रहेगा, है ना। तो ये ऐसे रोग होते हैं जिसका इस दुनिया में कहीं पर भी इलाज संभव नहीं होता भाई, है ना। जैसे इसमें आप लोगों को मैंने कुछ डिसीज के बारे में बताया था, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ जो डिसीज है बेटा, कुछ डिसीज है, इन डिसीज के बारे में बताया था, है ना। जैसे अनुवांशिकी रोगों में आप लोगों को मैंने कल सबसे पहले बताया था हीमोफीलिया के बारे में, ना, हीमोफीलिया, है ना। तो ये हीमोफीलिया डिसीज के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कि इसको रॉयल डिसीज बोलते हैं, इसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो भाई खोज था ये 25 दिसंबर को हुआ था। शाही बीमारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन के राज परिवार में आज भी देखी जा सकती है कि एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज होती है, इसका इलाज संभव नहीं होता है, और इस बीमारी में जो प्लेटलेट्स होती हैं उसका निर्माण होना बंद हो जाता है ना। तो हीमोफीलिया में यदि किसी को लग जाती है तो उसकी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉट करवाना। तो इसमें प्लेटलेट्स बन ही नहीं रही है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति में ब्लड क्या होता है, निकलते रहता है, और ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये डिसीज पढ़ाई थी। फिर आप लोगों को मैंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि ये जिस वर्णांधता बोलते हैं इस बीमारी को। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो भी बच्चे को बीमारी रहती है वो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। फिर आंखों से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां बताई थी मैंने, है ना। ये कलर ब्लाइंडनेस में जो कॉर्न सेल्स होती हैं हमारी, जो हम लोगों को कलर दिखाती हैं, ये क्या हो जाती हैं भाई, खराब हो जाती है, जिसके कारण वो बच्चा रेड, ब्लू, ग्रीन में क्या करता है, डिफरेंस नहीं कर पाता। फिर आप लोगों को एक निकट दृष्टि दोष बताया था, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में बताया था कि निकट की चीजें तो दिख जाती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। फिर बताया था मैंने दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का तो दिख जाता है, पास का नहीं दिखता। तो इसको दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मतलब पास का भी नहीं दिखना और दूर का भी नहीं दिखना। तो बुढ़ापे में आमतौर पर ये होता है, तो इसमें बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दोनों का। और लास्ट में बताया था मैंने आप लोगों को एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता, इसमें रेटिना के हर पॉइंट पर क्या होता है, इमेज बनती है, तो व्यक्ति को जो लाइन होती है वो
एट अ टाइम एक दिखाई नहीं देती। तो ये जो डिसीज थी आंखों से रिलेटेड डिसीज थी, है ना। फिर आप लोगों को मैंने एक डिसीज पढ़ाई थी, कौन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो बच्चा बेटा नया है तो कल आप लोग ने यदि लाइव क्लास अटेंड करी होगी तो आप लोगों को बेटा उसके बारे में पता होगा, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है भाई, ना तो वो लड़की रहता है पूर्ण रूप से, ना तो पूर्ण रूप से वो लड़का रहता है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बेटा समझ में। हेलो सर, चलिए ये इसको उतारना पड़ेगा बेटा, है ना। तो देखो, एक तो हीमोफीलिया हो गया, है ना, एक आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक आप लोगों का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, और एक आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना, ये इसमें जो महिलाएं रहती वो बांझ हो जाती हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है इसमें, कम हो जाती है ना। एक्स गुणसूत्र रहता है वो डिलीट हो जाता है, या हम लोग बोले कम हो जाता है। तो गुणसूत्र होने चाहिए थे कितने, 47, है ना, 46, बट इसमें कितना हो जाता है, 45। तो वो महिला बांझ हो जाती, उसमें ओवरी नहीं बनती, अंडाशय नहीं बन पाता है ना, तो भाई बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो ऐसी महिलाओं को स्ट्राइल बोला जाता है, ठीक है। चलिए, चलो तो यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। अब जेनेटिक डिसीज में ही हम लोग 5वें नंबर की नेक्स्ट डिसीज पढ़ते हैं बेटा। इसको बोला जाता है क्या आप लोगों का, पटाऊ सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बेटा, 5th नंबर पे एक डिसीज पढ़ रहे हैं हम लोग, इस डिसीज को बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। हिंदी में भी सेम नेम रहेगा इसका, है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो आप लोगों के बेटा ऑटोसोम होते हैं, कल बताए थे मैंने, कल वाली क्लास अटेंड करना आप लोग। क्रोमोसोम में एक ऑटोसोम होता है, एक एलोसोम होता है ना। ऑटोसोम्स होते हैं 22, है ना, और ये हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में। कितने पेयर होते हैं, तो बेटा 22 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब इसमें ए भी है और बी भी है, मतलब ए और बी ये दोनों मान के चले, ये एक पेयर बन गया। तो ऑटोसोम टोटल कितने होते हैं, 22 पेयर, मतलब टोटल कितने होते हैं, ये 44 होते हैं। और पेयर में रहेंगे तो जोड़े में रहते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम जिस किसी भी बच्चे को रहता है बेटा, तो उसमें देख जैसे 22 पेयर है, तो जो जैसे एक पेयर, दो दूसरा पेयर भी रहेगा तो ए प्लस बी, तीसरा पेयर भी रहेगा तो ए प्लस बी से रहेगा। ऐसे ही जो 13th नंबर का पेयर रहता है ना, 13th नंबर का जो पेयर होता है, इसमें भाई ए प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, बट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सी आके जुड़ जाता है ना। अब देखो, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं हमारे एलोसोम। अब ये एलोसोम मेल में कितने होते हैं, तो मेल में होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं बेटा एक्स और एक्स, है ना। अब मान लो देखो ये 22 पेयर आ जाएंगे इधर से, मेल का एक से, फीमेल का एक से, तो एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, लड़की को। तो बेटा ये देखो 22 और एक पेयर ये बन गया, यानी कि 23 पेयर हो गए, ये पैदा होगी अपनी लड़की। अब मान लो ये 22 पेयर तो आ ही गए टोटल सभी के सभी, फीमेल के पास तो एक सी है, इधर से उठ के आ गया वाई, तो देखो ये पेयर बन गया कौन सा, एक्स वाई, मतलब एक पेयर। और ये तो मनुष्य में 23 पेयर होते हैं, तो भाई ये 23 पेयर एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, तो ये लड़का पैदा हो गया। बट अब क्या हुआ, देखिए ये नॉर्मल है ना, मतलब इनको किसी भी प्रकार की कोई डिसीज बीमारी नहीं है। बट जिस किसी बच्चे को पटाऊ सिंड्रोम होता है, उसमें होता क्या है कि जो 13th नंबर का जो पेयर होता है बेटा, इसमें ए प्लस भी आना चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा आके जुड़ गया। एक एक्स्ट्रा आके जुड़ा मतलब 22, 23, 24, ये 23 पेयर तो है। अब इसमें एक और आके जुड़ गया, तो 23 दूना कितना होता है, 46, और एक कितना हो गया, 47। तो गुणसूत्र होने चाहिए थे कितने, 46, हो गए कितने, 47। एक गुणसूत्र बढ़ गया। अब किसके कारण बढ़ा, तो 13th नंबर का जो आप लोगों का ऑटोसोम था, ये एक्स्ट्रा आके जुड़ गया, तो गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ गई। भाई 46 होने चाहिए थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, दोनों में डिसीज देखी जा सकती है। अब ऐसे में होता क्या, एक गुणसूत्र जब बढ़ जाता है तो होता क्या, तो देखो यदि गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई 13th नंबर के मतलब ऑटोसोम को बढ़ाने के कारण, तो इसमें जो बच्चे रहते हैं बेटा, उनका जो लिप्स होता है वो कटा पिटा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने,
है ना। पटाऊ सिंड्रोम में यहाँ से लिप्स कैसे होते हैं, उनके कटे पिटे रहते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चों का जो डाइजेशन है, ऐसे बच्चों का जो पाचन है बेटा वो बहुत धीमी गति से होता है ना। और तीसरा याद रखना, ऐसे बच्चे प्री मैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, है ना। एक तो मैच्योरिटी आ जाती है कि कुछ बच्चों में जो स्वस्थ रहते हैं, बट जिस किसी में भी पटाऊ सिंड्रोम होता है तो उसमें मैच्योरिटी नहीं आती, प्री मैच्योर बेबी रहते हैं, है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो 13 नंबर के क्रोमोसोम के कारण। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो 13वें नंबर का पेयर एक्स्ट्रा आके जुड़ गया। अभी तक देखो ये 22 और एक पेयर ये 23 लड़की थी, 22 एक पेयर ये 23 लड़का था, है ना, ये लड़का था। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 23 पेयर होने चाहिए थे, यानी टोटल 46 होने चाहिए थे, बट एक एक्स्ट्रा आके जुड़ गया तो कितना हो गए, 47 हो गए। और 47 हुए तो क्या हुआ, वो बच्चा जो पैदा हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसका लिप्स फटा रहेगा, डाइजेशन उसका लेट होगा, प्री मैच्योर बेबी रहेगा। तो इसको कहा जाता है अपना ट्राइसोमी ऑफ 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाली जो बात है मेरी ये समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, तो ये आप लोगों का ये भी एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज होती है। भविष्य में यदि किसी दादा दादी को या उनके पापा को या किसी को भी ये डिसीज है, तो आने वाला जो भी पीढ़ी में बच्चा रहेगा उसमें किसी न किसी को तो ये डिसीज होती ही होती है, क्योंकि एक जेनेटिक डिसीज है। और जेनेटिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है जिसका इलाज संभव नहीं है, या इलाज संभव भी है तो भाई उसका जो खर्चा है वो काफी महंगा पड़ता है ना। तो ये पटाऊ सिंड्रोम याद रखना, 13वें नंबर के ऑटोसोम के एक्स्ट्रा आ जाने से गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ऐसे में बच्चे का लिप कटा रहता है, डाइजेशन कम होता है, डाइजेशन धीरे से होता है ना। जैसे हमारा जो डाइजेशन होता है 3 से 4 घंटे में प्रोसेस होती है भाई इसकी, बट ऐसे बच्चे कुछ भी खाएं डाइजेशन बहुत, मान लो आज खा रहे हैं कल डाइजेस्ट हो रहा है, या आज खा रहे हैं हो ही नहीं रहेगा। तो ऐसे बच्चों का जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, प्री मैच्योर बेबी रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों की बेटा डिसीज थी, है ना। कौन सी डिसीज, तो ये आप लोगों की डिसीज थी बेटा, यहाँ पर मैंने बता दी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बाद आप लोगों का कौन सा था, पटाऊ सिंड्रोम, है ना। तो यहाँ पर 5th नंबर पे आप लोग पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम यहीं पर लिख लीजिएगा, बता तो दिया है ना। 2 और है, कौन कौन से, एक पटाऊ सिंड्रोम है और एक है आप लोगों का डाउन सिंड्रोम, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कैसी डिसीज है, ये सभी के सभी तो अनुवांशिकी रोग है भाई, सभी के सभी, चाहे वो हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, पटाऊ सिंड्रोम हो। बीमारियां तो ढेर सारी रहती हैं, बट हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है और नहीं हम लोगों को MBBS करना है, नीट वगैरह की तैयारी नहीं करना। हम लोगों का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने से होना चाहिए, तो जो आता है वो पता होना चाहिए। ये जेनेटिक डिसीज है, और यदि नहीं भी पढ़ रहे हो तो बेटा वैसे भी हम लोगों को पता होना चाहिए थोड़ी सी बातें। ठीक है, चलिए आर्या